ओटीपी के जरिए फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में आरबीआई ने बैंकों को एक ऐसे प्लान पर काम करने को कहा है जिसके जरिए फ्रॉड करना ही नामुमकिन सा हो जाए। पर कैसे होगा ये? आरबीआई चाहता है कि ट्रांजैक्शन के लिए ओटीपी की जरूरत ही ना पड़े, यानी कि ओटीपी जिस फ्रॉड की जड़ में है, अगर वो ओटीपी ही ना हो, कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो जाए तो फिर कैसा हो? आइडिया अच्छा लग रहा है, लेकिन ये होगा कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर ओटीपी नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ी सुरक्षा माना जाता है ट्रांजैक्शंस के लिए, तो फिर उसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या सुरक्षित हो पाएगी? कहा यह जा रहा है कि कंपनीज अभी टोकनाइजेशन पर जोरों शोरों से काम कर रही हैं, बैंक तो खास तौर से। इसीलिए आज हम समझेंगे कि बिना ओटीपी के ट्रांजैक्शन की तैयारी कैसी है, ये क्या है, क्या इससे फ्रॉड पूरी तरह से रुक जाएगा। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट, फिर लौटते हैं चर्चा के साथ। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज के जरिए ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड आता है, जिसे दर्ज करने के बाद ही आपका ट्रांजैक्शन पूरा होता है। लेकिन इसी ओटीपी के जरिए फ्रॉड के मामले भी तेजी से बढ़े हैं, क्योंकि फ्रॉड करने वाले जालसाज किसी तरह से ओटीपी हासिल कर लेते हैं और फ्रॉड करते हैं। इन्हीं परेशानियों को देखते हुए आरबीआई ने बैंकों को ओटीपी का विकल्प तलाशने के लिए कहा है। कई बैंकों ने इसका विकल्प तलाश लिया है। फिलहाल इस पर काम चल रहा है। ओटीपी का सबसे कारगर विकल्प सिम कार्ड बाइंडिंग है। सिम कार्ड बाइंडिंग से बैंक का ऐप सुरक्षित होगा, क्योंकि इसमें ओटीपी की जगह टोकनाइजेशन सिस्टम काम करेगा। टोकन सिस्टम के जरिए ही ट्रांजैक्शन का ऑथेंटिकेशन होगा। अब ये भी समझ लीजिए कि सिम कार्ड बाइंडिंग क्या है और कैसे काम करेगा। दरअसल जब आप बैंक का ऐप डाउनलोड करेंगे, उसी समय बैंक के रिकॉर्ड में सिम आईडी और मोबाइल नंबर मैप किया जाएगा। मोबाइल और सिम का वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशन होने के बाद ट्रांजैक्शन के दौरान आपको एसएमएस की जगह ऐप में ही वेरिफिकेशन नंबर आएगा। यानी आपको एसएमएस के जरिए नहीं, बल्कि ऐप में ही टोकन सिस्टम के जरिए ऑथेंटिकेशन होगा और आप कहीं भी पैसे भेज सकेंगे। सिम कार्ड बाइंडिंग होने के बाद हैकर इस ऐप का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ऐप के इस्तेमाल के लिए वेरिफिकेशन हुआ मोबाइल और सिम कार्ड जरूरी होगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर मोबाइल खो जाए या नंबर बदलना हो तो क्या करना होगा। अगर आपका मोबाइल कहीं गुम हो गया है तो सबसे पहले आपको बैंक से संपर्क कर ऐप को ब्लॉक कराना होगा। इसके बाद नया सिम लेने के बाद आपको दोबारा ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप मोबाइल ऐप के जरिए ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुजफ्फर वानी साहब, जो कि डीजीएम आईटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन हैं, जेएनके बैंक है। बहुत बहुत स्वागत है वानी साहब आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं राजीव दास साहब, जो कि सीईओ हैं आई लोन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका भी हमारे शो पर। वानी साहब, मैं सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। आरबीआई बहुत परेशान है ओटीपी फ्रॉड से। आए दिन हम भी देखते हैं कि लगातार इस तरह के फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है कि ओटीपी किसी का कोई हैक कर ले, इसकी संभावनाएं बड़ी कम रहती है, लेकिन उसके बावजूद शिकायतें हैं। और सबसे ज़्यादा जो जाल में फंसाया जाता है ओटीपी फ्रॉड के, वो लालच दिखाकर या फिर डर दिखाकर है। यानी कि ओटीपी के सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओटीपी को कोई भी हथिया कर आपके ट्रांजैक्शंस के साथ गड़बड़ कर सकता है। तो ऐसे में ये ओटीपी लेस अवधारणा, ये क्या है वानी साहब, और इससे क्या बात बन पाएगी? धवल जी, पहले तो धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया है स्वागत प्रोग्राम पे आने का। तो ये जो ओटीपी है, एक्चुअली आरबीआई ने जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी की गाइडलाइंस निकाली हैं, तो बहुत पहले से ये जो है ऑपरेशनल है। तो उसमें आरबीआई कहता है कि एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन बैंक को रखना जरूरी है जब भी कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन हो। तो उसमें जो एडिशनल फैक्टर है, जैसे आप डिजिटल चैनल पे कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको पहले लॉगिन करना पड़ेगा,
उसमें आपको पिन देना है, फिर उसके बाद आपका जो है ट्रांजैक्शन पिन होता है। उसके बाद एडिशनल फैक्टर जो है वो ओटीपी, बैंकों ने जो ज्यादा पॉपुलराइज हो गया पिछले कुछ सालों में, तो ओटीपी की टेक्नोलॉजी जो है वो इम्प्लीमेंट और अडॉप्ट हो गई। लेकिन अभी रिसेंट पास, जैसे आपने सही बोला कि ये जो फ्रॉड्स का इंसिडेंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा प्रिवलेंट है आज की डेट में, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है सारे बैंकों के लिए। आरबीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। तो तभी जो रिसेंट नोटिफिकेशन आरबीआई का आया है, तो उसमें ये बताया गया है कि बैंकों को अब जो है ये जो फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए जो ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म जो है उसका कोई अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। ओटीपी जो है अभी आज की डेट में थोड़ा वल्नरेबल बना हुआ है, जिससे कि जो कस्टमर्स की सिक्योरिटी है वो जो है इंश्योर करना जो आज की डेट में वो 100% फुल प्रूफ नहीं है। तो इसके लिए नया कोई मैकेनिज्म, नई टेक्नोलॉजी जो है, नया ऑप्शन जो है बैंकों को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि एक्चुअली ये सारा का सारा ये एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन से जुड़ा हुआ है कि आप सिक्योरिटी के लिए एक एडिशनल मेजर अपनाएं ताकि ट्रांजैक्शन फुल प्रूफ रहे एंड पूरी तरह से सिक्योर रहे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें आप ओटीपी का सहारा ले सकते हैं, इसमें आप दूसरी कोई टेक्नोलॉजी का सहारा ले सकते हैं। तो आरबीआई अब कह रहा है कि भाई ओटीपी बहुत हो गया, अब ओटीपी अगर आपको लग रहा है कि ये वनरेबल है तो प्लीज़ इसका कोई ऑल्टरनेटिव तरीका भी ईजाद कीजिए और हमें बताइए ताकि हम उसको इम्प्लीमेंट करें। तो सारी कहानी ये है। लेकिन ओटीपी इतना पॉपुलर है और ओटीपी इतना सिक्योर्ड लगता है, कैसे हम इसका एक ऑल्टरनेटिव ईजाद कर पाएंगे? राजीव जी से समझने की कोशिश करते हैं। राजीव जी, बहुत सारे आ रहे हैं, सिम मोबाइल बाइंडिंग आ रहा है, टोकनाइजेशन की बात चल रही है, तो क्या ये वैकल्पिक व्यवस्थाएं हो सकती हैं जो ओटीपी का एक ऑल्टरनेटिव बन पाए? देखिए, रिजर्व बैंक हर समय एक नई गाइडलाइंस ले आती है जो कि बैंकों और अदर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। बट जैसे आपने कुछ दिनों में या फिर हम देख रहे हैं कि जो ओटीपी वाला पासवर्ड है वो स्पूफिंग हो सकता है, किसी को आपने जैसा बताया कि पहला फुसला के लिया जा सकता है और ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। तो जो ऑल्टरनेटिव मेथड जो अभी फिलहाल जो यूज हो रही है वो सिम बाइंडिंग हो रही है। सिम बाइंडिंग आपको मैं थोड़ा समझा देता हूं ताकि दर्शकों को समझे उस चीज के बारे में। सिम बाइंडिंग ऐसा होता है कि जो आप फोन यूज कर रहे हैं उसके अंदर जब आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके तीनों चीजों के उसमें इंपॉर्टेंस हो जाती है। आपका जो फोन है, अगर आपने वो फोन नहीं यूज करके आपने उसका सिम कार्ड नई फोन में डाल दिया या फिर आपका सिम कार्ड क्लोन हो गया कहीं पे, तो वो सामने वाला जो बंदा है वो उसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड आप डालते हैं। जब आप यूजर आईडी पासवर्ड डालते हैं उसके बाद आपको एक एम पिन, जिसको आप हम कहते हैं, एक आपका एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है जो आपका फोन, आपका मोबाइल और आपका सिम कार्ड तीनों के साथ और जो बैंक अकाउंट जो आपने ऐप डाउनलोड किया है उसके साथ वो एक कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम करके उसे जुड़ जाता है। तो इसमें एक टू वे फैक्टर, अगर आपने जैसे एम पिन कर दिया है उसके बाद आपको एक ओटीपी आया तो एक टू वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा, तो इसमें जो फ्रॉड होने की संभावना रहेगी वो थोड़ी कम हो जाएगी। दैट इज द बेसिस ऑफ सिम बाइंडिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन एक सवाल मेरा इसमें है राजीव जी, बड़ा मैं सोच रहा था कि अगर चलिए ठीक है सिम कार्ड बाइंडिंग आपने कर दिया, लेकिन जो डेस्कटॉप पे अगर हमारा कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है उस पे कैसे ये लागू होगा? इसमें अभी बहुत सारी चीजें आने हैं। आज के डेट में जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हो रही है वो डेस्कटॉप से नहीं हो रही है, लोग नॉर्मली मोबाइल यूज कर रहे हैं। सो देयर विल बी अ टेक्नोलॉजी जहां पे आपका डेस्कटॉप के साथ वो लोग जो आप जो यूज कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं उसके साथ वो बाइंड कर देंगे। बट फिलहाल इससे सिम बाइंडिंग ही कह रहे हैं, इसे अभी तक डेस्कटॉप के साथ अभी तक लागू नहीं किया। लेकिन आपने सही कहा कि ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं वो तो अभी मोबाइल के जरिए ही हो रहे हैं। इनफैक्ट मोबाइल से ट्रांजैक्शन की प्रवृत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उस तरह का एक डिजिटल इकोसिस्टम बड़ा शानदार हमने इजाद किया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो कैसे फुल प्रूफ हो, सिक्योर्ड हो, इसके लिए भी आरबीआई लगातार चिंतित है। वानी साहब, आपको लगता है कि ये टोकनाइजेशन, सिम कार्ड बाइंडिंग, इससे कुछ लगाम लग पाएगी? और इस तरह की टेक्नोलॉजी अडेप्ट करने में किसी भी बैंक को कितना समय लगता है? क्या कुछ मुश्किलात भी आती हैं? नहीं, देखिए,
ये जो जितनी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं उसके साथ नई रिस्क्स भी आती रहती हैं। मींस कि जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो हमेशा एक कदम आगे की सोचते हैं कि भाई हम नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, वो उसको कैसे जो है डिफीट करके उसको जो है पेनिट्रेट करके अपना जो उनका करना होता है फ्रॉड। वो उसमें सक्सेसफुल रहे। तो इसमें जो जैसे जो नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है कि अगर अल्टरनेटिव ओटीपी का ढूंढा जाए, तो चूंकि टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन जो है डेवलपमेंट्स होती रहती हैं, तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि अडॉप्ट हो सकती हैं। मीन्स कि जब आरबीआई ने अब बोल दिया तो नेचुरली सारे बैंक जो है इस तरफ काम करना शुरू कर देंगे। दो तीन मैं हवाले देना चाहूंगा यहाँ। जरूर सर, जरूर। जैसे टाइम बेस्ड ओटीपी एक होता है जिसमें कि जैसे आपका जनरेट हो गया, आपका इस वक्त तो आपका सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ओटीपी जनरेट हो जाता है। जैसे आपके पास एक डिवाइस होगा तो डिवाइस में एक टोकन जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप डिवाइस को ऑपरेट करोगे तो वहां एक नंबर जनरेट होगा। जैसे ओटीपी आपको आता है वो डिवाइस आपकी ही कस्टडी में होगा, तो वो नंबर जो है एज ओटीपी आप यूज कर सकते हो। या कुछ एप्लीकेशंस भी ऐसी होती हैं, सिक्योर एप्लीकेशंस, जिन पे जब आप एक्सेस करोगे तो वहां एक नंबर जनरेट होगा जो आप अपने ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हो, इंस्टेड कि आपको एसएमएस के थ्रू वो ओटीपी पहुंच जाए। दूसरा एक तरीका है कि जैसे डायरेक्ट डेटा कनेक्शन जिसको कहते हैं, कि आपका जो डिवाइस है वो डायरेक्टली हुकअप होगा जो बैंक का जो सिस्टम है या सोल्यूशन है, जो कि आपको डिजिटल जो ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म है जो सर्विसेज दे रहा है उसके साथ हुकअप होगा। वो एक सिक्योर सेशन होगा उस दौरान जिस दौरान आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो। या तीसरा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है वो जैसे बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स जिसको कहते हैं, यानी जो हम जो यूज कर रहा है कोई भी डिजिटल डिवाइस, उसका एक अपना तरीका होता है डिवाइस यूज करने का। यानी कि आपका स्वाइप करने का तरीका, आपका टैप करने का तरीका, या आप फोन कैसे पकड़ते हैं, आप लेफ्ट हैंड में पकड़ के यूज करते हो, राइट हैंड में यूज करते हो, आप उसको एज लैंडस्केप यूज करते हो, पोर्ट्रेट यूज करते हो। तो वो सारा जो है आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं जो कि वो सारा उसका बिहेवियर जो है वो रीड करके रिकॉर्ड करते हैं। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो मशीन्स जो है वो इसका जो बिहेवियर है ट्रांजैक्शन के दौरान या इंटरेक्शन के दौरान जो डिजिटल डिवाइसेस के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है, तो सारा रिकॉर्ड होता है और लर्न करता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर फ्रॉडस्टर कोई ट्रांजैक्ट करता है इम्पर्सनेशन करके, तो वो एकदम से रिकॉग्नाइज कर पाएगा कि ये जो है एक्चुअल जो कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, वो नहीं कर रहा है, कोई और कर रहा है, एंड द डिवाइस द सॉल्यूशन इज गोइंग टू ब्लॉक इट। सो ये नई टेक्नोलॉजीज हैं जो कि बैंक्स अडॉप्ट कर सकती हैं आगे जाते हुए, जबकि आरबीआई जो है इसकी गाइडलाइन जो फॉर्मल गाइडलाइन वानी साहब कमाल, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दी वानी साहब। और ख़ास तौर से ये बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब आप अगर आप लेफ्ट हैंड से ट्रांजैक्शंस करते हैं, पता चला किसी फ्रॉडस्टर्स ने आपको अपने इन्फ्लुएंस में लेकर, अपने हाथ में लेकर, या रिमोट से वो दूसरे हाथ से कर रहा है, तो वो आपको बता देगा कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन, तो वहाँ पर अलर्ट आ जाएगा। आप कौन से उंगली से कर रहे हैं, तो ये इस तरह से बिहेवियर बायोमेट्रिक्स, ये मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसको हम एक्सप्लोर ज़रूर करेंगे आगे। लेकिन अभी मैं फिर से चलता हूँ राजीव दास जी के पास। राजीव जी, अभी टोकनाइजेशन की बात भी कही जा रही है। ये टोकनाइजेशन में क्या होगा? कहा जा रहा है कि जो आपके मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर है या जो ऐप है, सिर्फ एक्सक्लूसिवली उसी में ही एक टोकन आएगा। तो ज़रा समझाइए सर, ये कैसे होगा, क्या है ये, और कैसे ये सिक्योर्ड है? जो भी रेगुलेशंस आए गए हैं उसमें बैंक्स विल डू 2 to 3 टाइप्स ऑफ चेक्स। तो वो एक जो चेक होता है जो नॉर्मली आप ओटीपी बोलते हैं, इसको अगर हमने सेपरेट कर दिया। सेकंड एक होता है कि बेसिकली दे विल वर्क ऑन अ जीरो ट्रस्ट डिवाइस। अच्छा, जीरो ट्रस्ट डिवाइस की जो पॉलिसी है, बेसिकली जो ऐप जो डाउनलोड किए है उसी ऐप में आपको एक पर्टिकुलर टोकन आपके पास आ जाएगा। एक जो हमारे फेलो पैनलिस्ट ने बताया, जो आपको एक एक्सटर्नल डिवाइस मिला जाएगा, उसके अंदर एक टोकन आ सकता है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, जो ऐप आप यूज कर रहे हैं,
उसी में जैसे ही आप एमपिन फैक्टर डालेंगे, आपको एक सेकेंड लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन दिखाना पड़ेगा, तो ये टोकनाइजेशन हो जाएगा। ये जो स्टेप ऑफ ऑथेंटिकेशन है, इसमें जो फ्रॉड होने के चांसेस है वो बहुत तरीके से कम हो जाते हैं। और मेरा ये कहना है कि अगर आप ये 2 या 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अगर हम कर लेते हैं, तो मेरे एक हिसाब से वी कैन रिड्यूस द फ्रॉड रिस्क टू अ सर्टेन एक्सटेंट। ऑफ कोर्स जैसे रोज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट होती है, जैसे आपने बिहेवियरल होता है, एआई बताया है, बहुत सारी चीजों में जैसे आपका फेस रीडिंग करके आप अपने डिवाइसेस को ओपन कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स फ्रॉडस्टर्स भी एक स्टेप अहेड रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑथेंटिकेशन, इसीलिए हमें कहते हैं कि जब आप मोबाइल यूज करते हैं या सिम कार्ड जो चेंज करते हैं, इसे संभाल के रखना चाहिए। नॉर्मली क्या करते हैं, आप जो मोबाइल यूज करते हैं, आप सेकंड हैंड मार्केट में बेच देते हैं, तब आप पूरा सब डेटा प्रोसेस नहीं कर पा रहे। तो एक है ना, कस्टमर अवेयरनेस भी होना चाहिए इस चीजों के बारे में, क्योंकि कहीं कहीं जो फ्रॉड हो जाती है वो कहीं कहीं हम एक छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। ओटीपी शेयरिंग तो एक बात है, बट जो मोबाइल यूज करते हैं उसे भी, या फिर जो डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वहीं पे भी, जब हम किसी चीज को हम सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं, तो हमको ये पता रहना चाहिए कि ये पूरा जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली इरेज हो चुका है या नहीं। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये कंज्यूमर अवेयरनेस तो होना ही चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। सबसे पहले खुद को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आरबीआई ये चाहता है कि कंज्यूमर अवेयरनेस के साथ साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी एक मुकम्मल, एक बेहतर ताना बाना बनाएं, जिससे हम ज़्यादा सुरक्षित रख पाएँ ट्रांजैक्शंस को। और इसी के साथ अब आज के सवाल का जवाब लेने का वक्त आ चुका है। हमने अपने दर्शकों से पूछा था कि उन्हें क्या लगता है कि ओटीपी वाला अगर सिस्टम हटा दिया जाए, उसकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था आए, तो क्या फ्रॉड रुक पाएंगे? देखिए साहब, ये तो बड़ा लोग लग रहा है बहुत हताश हैं। 85% कह रहे हैं कि नहीं रुकेंगे फ्रॉड। आप कुछ भी कर लीजिए, ये फ्रॉड नहीं रुकेंगे। मात्र 15% लोग कह रहे हैं कि हाँ रुक जाएंगे, और ना कहने वाले 85% है। मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी हताशा बताता है ग्राहकों के मन में, लेकिन इस हताशा को दूर करने के प्रयास भी जारी हैं। और हम भी यही कहेंगे, सतर्क रहिए। सरकार भी काम कर रही है, बैंक्स भी काम कर रहे हैं आपके हितों के लिए। थोड़ा पेशेंस रखिए तो संभवतः ये ऑल्टर हो जाएगा। 85% कहेंगे कि हाँ हो जाएगा ठीक, 15% कहेंगे ना, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है वस्तु स्थिति का। ये आज की जो डेट में सच में लोगों के मन में एक डर है, एक ट्रस्ट डेफिसिट है सिस्टम को लेकर, वो ये दर्शाता है। पर बहरहाल सही दिशा में जा रहे हैं हम, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। फटाफट से कुछ कमेंट भी ले लेते हैं हमारे दर्शकों के, वो क्या कह रहे हैं। हमारे दर्शकों के बहुत सारे आए हैं। आई एम राधा करके ये हैंडल है, और ये कह रहे हैं कि yes, there should be some unique number or code which is known to only the card holder। और इसी दिशा में शायद काम हो रहा है राधा जी। तो ये है आपका सवाल। इसके अलावा भी हमारे पास हैं डेविल 02563, बायोमेट्रिक बेटर ऑप्शन है कि अगर हर बार ट्रांजैक्शन के टाइम बायोमेट्रिक भी नेसेसरी हो। तो यही बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स की बात तो कही है, लेकिन हाँ बायोमेट्रिक भी ऑप्शन हो सकता है, ये कहना है डेविल 02563 का। इसके अलावा अंकित हैं जो कह रहे हैं कि भाई स्कैम्स तो इतने हो रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। यही वो जो मैं हताशा की बात कर रहा था, थोड़े लोग हताश भी हैं। आई एम श्योर कि सब कुछ ठीक ठाक हो आगे, उनकी ये उम्मीद है। जो अभी नाउम्मीदी दिख रही है वो उम्मीद में लौटे। इसके अलावा आज का हमारा आखिरी कि रोहित 174314 फॉर ओटीपी यूज़ एटीएम पिन। अच्छा, ये बड़ा यूनिक सा दिया इन्होंने, ओटीपी एटीएम पिन। अच्छा ठीक है, अभी इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन हाँ ये एक ऑप्शन ज़रूर दिया है लोगों ने। बट देखिए इस तरह से, और हमारे दोनों मैं गेस्ट का धन्यवाद भी करूँगा, और आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये सवाल पूछा है वानी साहब, राजीव जी, बहुत सारे लोगों के हमारे को रिएक्शंस मिले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि लोग थोड़ा परेशान तो हैं। बट चलिए देखते हैं सरकार क्या करती है। सरकार नहीं, आरबीआई ने निर्देश दिए हैं, इस पर बैंक किस तरह के सिस्टम को लेकर आते हैं, बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातचीत करके, उम्मीद से मैं भरा हूँ, वो उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, वानी साहब, थैंक यू सो मच।